नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी चैनल यूपीएससी लवर पर। दोस्तों, हम अभिलेखों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अब आगे हम उन्हीं कुछ जो जानकारियाँ रह गई थी उनका अध्ययन करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम एक अभिलेख आता है, क्या? एरन अभिलेख। क्या आता है? एरन अभिलेख। और ये एरन अभिलेख हमारे एमपी के किसके एमपी के सागर ज़िले में पड़ता है। किसमें आता है? सागर ज़िले में। इस एरन अभिलेख का निर्माण शासक भानुगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? शासक भानुगुप्त ने करवाया था इसका अभिलेख का निर्माण। और इस अभिलेख में क्या होता है? इस अभिलेख में एक हमारे सती प्रथा था ना, जो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमको यहीं से प्राप्त होता है, वो भी लिखित साक्ष्य। सती प्रथा का जो शुरुआत हुई होगी कभी, उसके बारे में हमको साक्ष्य हमें इस एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। और ये एरन अभिलेख भानुगुप्त द्वारा खुदवाया गया था। और एरन अभिलेख हमारे एमपी के सागर जिले से प्राप्त होता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। एक हमारे एमपी में पड़ता है कि मंदसौर अभिलेख। क्या पड़ता है? मंदसौर अभिलेख। और ये मंदसौर अभिलेख हमारे राजा यशो बर्मन ने खुदवाया था। इस मंदसौर अभिलेख से एक श्रेणियाँ होती थी उस प्राचीन काल में, रेशम बुनकर। इनकी श्रेणियाँ की जानकारी हमको मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती हैं। दोस्तों, ये पूछा जाता है हमारे पीएससी में कि मंदसौर अभिलेख से किस श्रेणी की जानकारी प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख से रेशम श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, जब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं ना, उस अध्ययन को क्या बोलते हैं? उस अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या बोलते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। कश्मीर में एक नवपाषाण पुरास्थल है। क्या है? नवपाषाणिक पुरास्थल। तो वो है बुरजोम। क्या? बुरजोम। वहाँ से हमको एक गर्तावास घर, मतलब जो अंडरग्राउंड घर होता है, उसकी जानकारी साक्ष्य मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस गर्तावास में जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। क्या थी? सीढ़ियाँ थीं। कश्मीर में एक नवपाषाणिक स्थल है, नवपाषाण काल का स्थल है बुरजोम में। वहाँ से एक घर प्राप्त होता है अपनों, गर्तावास, अंदर मतलब अंडरग्राउंड घर। इस अंडरग्राउंड घर के में पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थीं। जो हमारे प्राचीन सिक्के थे दोस्तों, उनको कहते हैं हाथ सिक्के, मतलब पंचमार्क सिक्के, जिन पर हम ठप्पा लगाते हैं उनमें हाथ सिक्के कहते हैं। इन्हीं हाथ सिक्कों को साहित्य में कांसड़पन कहा गया। क्या कहा गया है? कांसड़पन कहा गया है। दोस्तों, लूसेट में जो जो पढ़ा रहा हूँ आपको, जो जो दिया है, सब कुछ आपको याद करना है। पर जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं 5 स्टार लगा देता हूँ दोस्तों। ऐसे ये हाथ सिक्के वाला 5 स्टार लगा दिया है मैंने, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है दोस्तों, हमारे देश में जो यवन शासक आए थे ना, उन्होंने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य स्टार्ट किया था। किसने किया था? सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य स्टार्ट हमारे यवन शासकों ने किया था। एक समुद्रगुप्त की एक मुद्रा है, वहाँ पर वो उस मुद्रा में उनका चित्र है जिसमें वो वीणा बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं? वीणा। तो साहित्यकार बोलते हैं कि, इतिहासकार बोलते हैं कि संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त, क्योंकि जब उसकी मुद्रा पे ही वीणा बजाती हुई उसकी तस्वीर लगी हुई है, तो अवश्य वो हमारा अपना स्वयं एक संगीत प्रेमी व्यक्ति होगा। फिर आते हैं, एक पुंडीचेरी में एक जगह है अरकमेडु। क्या है? अरकमेडु पुंडीचेरी के निकट है। वहाँ यहाँ से हमको रोमन के सिक्के प्राप्त होते हैं। रोमन के सिक्के प्राप्त होते हैं, मतलब इससे पता चलता है कि हमारे प्राचीन काल में हमारा व्यापार रोमन के साथ होता था। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब आता है प्राक ऐतिहासिक काल। क्या आता है? प्राक ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिस काल में मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा हो, मतलब उसका कोई साहित्य ना हो, कोई उसकी भाषा ना हो, परंतु उसका इतिहास तो जरूर है, परंतु उसकी कोई भाषा ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल की इतिहास किसे कहते हैं? दोस्तों, इतिहास उस काल को बोलते हैं जिसका लिखित विवरण हो। क्या हो? लिखित विवरण हो, उसे इतिहास का काल बोलते हैं।
और एक तीसरा नाम आता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या आता है? आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि इसमें लिपि का विकास तो हो गया था, लिपि उन्होंने लिखी भी है, परंतु उस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मतलब लेखन कला तो उस काल में थी, उनके लेख अभी भी मिल रहे हैं अपन लोगों को, परंतु हम उस लेख को पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ज्ञानी मानव क्या बोलते हैं उनको? होमो सैपियंस। क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। तो इतिहासकार बोलते हैं जो होमो सैपियंस है ना हमारी धरती पर, वो आज से 30 या 40 साल पहले, 40,000 साल पहले आए हों। मतलब क्या बोलते हैं, जो होमो सैपियंस व्यक्ति हैं हमारे जो अपने पृथ्वी पर, वो आज से 30-40 साल पहले उनका उद्भव हुआ होगा, 1000 वर्ष पूर्व उनका उद्भव हुआ होगा। अब आता है जो पाषाण युग था ना, उससे पहले, पाषाण युग से पहले मानव क्या करता था? पाषाण युग से पहले मानव शिकारी था दोस्तों। क्या था? शिकारी था। वो एक आदमखोर था, वो अपने शिकार के द्वारा ही अपने जीवन का यापन करता था। फिर आता है आग का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। जो सब प्रथम पाषाण काल है ना, उसे पुरापाषाण काल बोलते हैं। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? पहिए का आविष्कार जो लास्ट का जो पाषाण काल था, नव पाषाण काल, उसमें हुआ था। जो सभ्यता आनी थी हमारे यहाँ, कांस्य सभ्यता, ताम्र सभ्यता आनी थी, उससे पहले था नव पाषाण काल। उस पाषाण काल में हमारे पहिए का आविष्कार हुआ। सबसे पहले पाषाण काल में हमारा आग का आविष्कार हुआ। सबसे पहले पाषाण काल को ही प्रापाषाण काल बोलते हैं। अब यहाँ सबसे अच्छी बात ये होती है, हमारे नव पाषाण काल में लोग स्थायी रहने लगे थे। क्या होने लगे थे? स्थायी रहने से मतलब ये था, लोग खेती भी करने लगे थे, कुछ लोग पशुपालन करने लगे थे, इसलिए वो लोग स्थायी रहने लगे। और दोस्तों मनुष्य का जो सबसे पहले पालतू कुत्ता था ना, पालतू जो जानवर था ना, वो था कुत्ता। कौन था? कुत्ता। मनुष्य का सर्वप्रथम पालतू जानवर कुत्ता था। चलो आगे चलते हैं। प्यादा धातु के बारे में। मनुष्य ने जो धातु यूज की थी सबसे पहले, वो धातु कौन सी थी? तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा यूज किया है। उसका जो उसने उपकरण बनाया था ना, उससे वो था कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी। मनुष्य ने सर्वप्रथम जो वो बनाया था औजार तांबे से, वो था कुल्हाड़ी। और ये कुल्हाड़ी हमको अति रमपक्कम से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? अति रमपक्कम से प्राप्त होती है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का यूज किया। उस तांबे का यूज करके जो औजार बनाया था वो था कुल्हाड़ी। और जो एक कुल्हाड़ी हमको अति रमपक्कम से प्राप्त होती है। ऐसे ही स्थायी निवास कब आया था लोगों मनुष्य में? नव पाषाण काल में आया था। इसी प्रकार कृषि का आविष्कार भी कब हुआ था? नव पाषाण काल में। देखो दोस्तों, नव पाषाण काल में लोग स्थायी रह रहे हैं। स्थायी रहने का मतलब है कि उनको आसपास से ही सब अपने जीवन यापन कर पा रहे हैं। आसपास से जीवन यापन तब कर पाएंगे लोग जब वो अपने आसपास ही कृषि कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। यदि वो आदमखोर हैं तो उन व्यक्ति में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। जब व्यक्ति थोड़ा विकसित होता है तो अपने खेती कृषि कार्य करना स्टार्ट करता है, तो उसी जगह रहना स्टार्ट कर देता है। इसलिए नव पाषाण काल के स्तर के लोगों में स्थायी प्रवृत्ति आ गई थी। मतलब वो वहीं पर निवास बनाकर रहने लगे थे। तो एक जगह है मेहरगढ़, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में पड़ती है। वही पाकिस्तान की बलूचिस्तान वो प्रांत है ना, वहाँ पड़ता है हमारा मेहरगढ़। तो यहाँ पर मेहरगढ़ में हमको प्रथम कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके? कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमको मेहरगढ़ से। तो यहाँ से हमको 2 फसल प्राप्त होती हैं, कि मतलब 2 फसल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक गेहूँ का, दूसरा जौ का। कृषि का मतलब साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है।
यहाँ से दो फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, गेहूँ की और जौ के बारे में। एक जगह हमारे दक्षिण भारत में पल्लावरम, क्या है पल्लावरम, यहाँ से ये बोलते हैं कि इस स्थान से प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति, पल्लावरम से हमारे इंडिया में प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। इस स्थान से हमारे जो प्रथम पाषाण काल था उसकी कलाकृति हमको पल्लावरम से प्राप्त हुई है। अब आता है जो हमारे पूर्व प्रस्तर युग, पत्थरों के युग से पहले का अधिकांश औजार जो बनते थे वो स्फटिक, मतलब एक पत्थर का प्रकार है स्फटिक, उससे बनते थे। अब चलते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में। दोस्तों एक सबसे प्राचीन नगर हमारे इंडिया में मोहनजोदड़ो, मतलब जो भारतीय प्रायद्वीप है ना वहाँ पर मोहनजोदड़ो है। और जो इस मोहनजोदड़ो है ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला। दोस्तों यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में मृतक प्राप्त हुए हैं, उनके शव प्राप्त हुए हैं, उनके कंकाल प्राप्त हुए हैं, इसलिए हमने इस जगह को रख दिया है मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमारा स्टार्ट होता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अभी हम इतिहास पढ़ रहे हैं, आगे हम पॉलिटी पढ़ेंगे, आगे हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। इसके द्वारा हम पूरी ल्यूसेंट को ख़त्म कर देंगे एवं इससे हम अपने पेपरों में से हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखो दोस्तों, अगर आपको उसको बोरिंग लगती है तो बोरिंग की कोई इलाज नहीं है, परंतु ये इलाज है कि आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ोगे ना, उसमें आपके अंदर उसके प्रति इंटरेस्ट जग जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए, फिर ल्यूसेंट को पढ़िए, फिर वीडियो को देखिए। ऐसे करते करते आपको कहीं ना कहीं 4 महीने 5 महीने में ल्यूसेंट आपको याद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों है ना, ये हमारे राउंड फिगर बोलते हैं 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। क्या मानी गई है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच की इसका काल माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसकी खोज सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक काल बोलते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल या कांस्य युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युग, क्योंकि इस काल में कांसे का युग हुआ था। और यहाँ के जो लोग थे ना, वो या तो द्रविड़ के थे, द्रविड़ साइड जो हमारे दक्षिण भारत में होते हैं, और भूमध्य सागरी थे, जो वर्तमान में उत्तर भारत में जो लोग ज़्यादातर लोग हैं वो भूमध्य सागरीय प्रवृत्ति के लोग हैं। अब चलते दोस्तों इसके जो इसके स्थल है ना उसका अध्ययन करते हैं। मान लो जो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये साउथ वाला पोर्शन है, ये ईस्ट वाला पोर्शन है, ये वेस्ट वाला पोर्शन है। दोस्तों जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, जो पश्चिम वाला स्थल है ना, वो हमारा बलूचिस्तान में है। किस में है? बलूचिस्तान में। वो कौन सा स्थल है? सुत कांगेडोर। कौन सा स्थल है? सुत कांगेडोर। हमारे पश्चिम वाले इलाके में कौन सा स्थल है? सुत कांगेडोर। ये कौन सी जगह पड़ता है? ये बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। अब आते हैं पूर्वी स्थल के बारे में। ये हमारा पूर्वी स्थल जो है ना हमारे यूपी में पड़ता है। यूपी में जिलाए मेरठ, दिल्ली के पास लगा हुआ है। इसमें जगह है आलमगीरपुर। क्या जगह है? आलमगीरपुर। कौन सी जगह है? आलमगीरपुर। पूर्वी इलाका आलमगीरपुर है, पश्चिमी इलाका हमारा सुत कांगेडोर है जो बलूचिस्तान में पड़ता है। अब इसका जो उत्तरी इलाका जो हमारा पड़ता है ना, वो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। इस स्थल का नाम मादा है। क्या है? मादा। मादा। वो हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो ज़िला है अखनूर। क्या है? अखनूर में स्थल है मादा, वहाँ ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है। अब साउथ में आते हैं।
हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो साउथ वाला जगह है ना, वो हमारा दायमाबाद है। क्या है? दैमाबाद बोल दो या दाइमाबाद बोल दो। ये हमारे महाराष्ट्र में जगह जिला पड़ता है अहमदनगर। क्या पड़ता है? अहमदनगर। तो उसमें हमारा ये दाइमाबाद जगह है। देखो दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के हमने उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम वाला भाग पढ़ लिए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद करना है। अब नाम आता है देखो दोस्तों, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, वो एक हमारी एक विकसित सभ्यता थी। उस सभ्यता ये सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी। क्या सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर हैं। उनको नगर तो अधिक हैं, परंतु उसमें मुख्य 6 नगर हैं। उनको बड़े नगर की संख्या दी गई है। क्या दी है? आप पढ़ते हैं वो 6 बड़े नगर कौन कौन से हैं। एक मोहनजोदड़ो है, दूसरा हड़प्पा है, तीसरा गनवाड़ी वाला है। क्या है? गनवाड़ी वाला है। चौथा धौलावीरा है, पांचवा राखीगढ़ी है, छठवा कालीबंगन है। क्या है? छठवा कालीबंगन है। पहला मोहनजोदड़ो है, दूसरा हड़प्पा है, तीसरा गढ़वाड़ी वाला है, चौथा धौलावीरा है, पांचवा राखीगढ़ी है, छठवा कालीबंगन है। चलो दोस्तों, इनके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, हमने भारत का विभाजन हो गया था फिर कुछ टाइम बाद 1947 में। उसके बाद जो हमको जो सर्वाधिक जो स्थल खोजे गए थे इंडिया में, वो स्थल गुजरात में खोजे गए थे। कहाँ खोजे गए थे? गुजरात में। जो हड़प्पा संस्कृति है ना, उसके स्थल सर्वाधिक हमारे गुजरात में खोजे गए थे। कब खोजे गए थे? भारत की आज़ादी प्राप्त करने के बाद। अब पढ़ते हैं इसके बाद में। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 स्थल हैं। एक है लोथल। क्या है? लोथल। दूसरा है सुतकोतदा। क्या है? सुतकोतदा। वो कहाँ, ये जो स्थल है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन सी हैं? लोथल है और एक सुतकोतदा है। अब आता है जो हमारे कालीबंगन है ना, राजस्थान में, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से हमको एक तो जोते हुए खेत, लोग उस खेत को जोत रहे हों, वो खेत हमको प्राप्त हुई हैं। दूसरा नक्काशीदार ईंटें। यहाँ के जो भवन है ना, वहाँ वो जिसमें जो ईंटों का प्रयोग किया गया था ना, वो सजावटी ईंटें थी, उसमें नक्काशी गढ़ी हुई थी। ये ईंटें हमको कालीबंगन से प्राप्त होती हैं। फिर चलते हैं आगे। मोहनजोदड़ो से हमको एक अन्नागार प्राप्त होता है। क्या होता है? अन्नागार प्राप्त होता है। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। क्या थी? सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी मोहनजोदड़ो की? अन्नागार। एक मोहनजोदड़ो में अच्छी चीज़ प्राप्त होती है, वो होती है स्नानागार। स्नानागार ये दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में होता था। आगे चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 स्थल हैं। एक है लोथल, दूसरा है कालीबंगन। क्या है? लोथल एवं कालीबंगन। इन दोनों जगह से हमको अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? अग्निकुंड प्राप्त होती हैं इन दोनों जगहों से। दोस्तों, हमारे जो भारत का प्राचीन भारत है ना, उसमें बहुत चीज़ें याद करने की हैं। आपको कुछ चीज़ें नहीं लग रही होंगी, परंतु उसको आप बार बार देखोगे, समझोगे, वो चीज़ें पुरानी होती जाएंगी और आपके दिमाग में आती जाएंगी। प्लीज़ थोड़ा एफर्ट मारिए दोस्तों और लूसेंट को पढ़िए। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, एक हमारे मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त होती है। मतलब एक ऐसे सील, इसे सील बोलते हैं, सील प्राप्त होती है। वहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है, वहाँ पर पशुपतिनाथ की। उसके 3 मुख हैं। क्या है? 3 मुख हैं उनके। पशुपतिनाथ के 3 मुख हैं। इनके चारों तरफ 4 पशु हैं। हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंसा है। हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंसा इनकी चारों तरफ हैं। 4 पशु हैं। दोस्तों जी, आपके ये चारों नाम आपको याद करने हैं। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। इस
मूर्ति के चारों तरफ लगे हुए हैं। ये हमको एक सील प्राप्त होती है। सील क्या होती है? एक मुद्रा बोल सकते हैं इसको, एक या कुछ होता नहीं, एक आइकॉन सी होती है, या इसको ये बोल सकते हैं। एक मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यहाँ से हमें कांसे की एक मूर्ति प्राप्त होती है। वो मूर्ति किसकी है? एक नर्तकी की मूर्ति है। वो कांसे की मूर्ति कौन सी है? नर्तकी की मूर्ति है। वो किसकी बनी हुई है? एक कांसे की बनी हुई है। जो मोहरें जो हमको हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, उनमें ज़्यादातर मोहरों पर एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाले पशु का चित्र बना हुआ है। हड़प्पा से जो हमको मोहरें प्राप्त हुई हैं ना, उन मोहरों पर एक सींग है, राइनोसॉर्स सा एक सींग बना हुआ है उस पशु के। उसका अंकन मिलता है हर मोहरों पर, जितना ज़्यादातर मोहरों पर इसका अंकन मिलता है। फिर नाम आता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मनके बनते थे, मनके बनने के कारखाने थे सिंधु घाटी सभ्यता में। उनके दो स्थल हैं, एक लोथल में थे कारखाने मनके बनाने के, दूसरे कारखाने थे चन्नूदड़ों में। कहाँ थे? लोथल में थे, और दूसरे थे चन्नूदड़ों में। चलो दोस्तों, आज अपना लेक्चर हम यहीं तक करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमको मोटिवेट मिलेगा एवं हम कुछ और अच्छा करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू दोस्तों।